आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि जो वशीकरण होता है, उसको आखिरकार कैसे किसी के ऊपर किया जाता है और उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर काला जादू कर दिया है, कोई किसी के वश में आ गया है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर अगर कोई चीज़ें देखी जाए कि वह चीज़ काम कैसे करती है, तो आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। दरअसल आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, यह पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के अंदर राकेश नाम का एक लड़का रहता है। वो लड़का बेसिकली किसी फोटोग्राफी स्टूडियो के अंदर काम करता रहता है, और जो स्टूडियो होता है ना, शादियों या फिर किसी और तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, उनके अंदर जो फोटोग्राफर होता है ना, जिसको फोटोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, वीडियो बनाने के लिए बुलाया जाता है, उसका ये काम होता है राकेश का। और जो राकेश होता है ना, उसी को ऐसे ही एक पश्चिम बंगाल में शादी थी काफ़ी अच्छी, वहाँ पे उसको बुलाया जाता है। अब उस शादी के अंदर जाने के बाद में वह अपना जो काम होता है फोटोग्राफी करने का, उसको करता रहता है। तभी अचानक से उस पूरी भीड़ के अंदर उसकी निगाह पड़ती है एक काली साड़ी पहनी हुई औरत के ऊपर। वो औरत, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो उस औरत की जो एज थी ना, वह राकेश से ऑलमोस्ट डबल ही थी। राकेश 25 साल का था, तो उस औरत की एज का आप लोग अंदाज़ा लगा लेना। उसकी, राकेश की उस औरत के ऊपर एक बार नज़र पड़ती है, और उसके बाद में वह वहीं कहीं ओझल हो जाती है। अब इसके बाद में जो राकेश होता है ना, वह अपना काम करता रहता है, लेकिन तभी अचानक से के उसके पास आके कोई लड़की लेकिन तभी अचानक से उसके पास आके कोई औरत खड़ी हो जाती है। जब राकेश पीछे मुड़ के देखता है, तो वो क्या देखता है कि जो औरत उसने पहले देखी थी ना काली साड़ी के अंदर, वो वही औरत थी जो कि इसके पास आके खड़ी हो जाती है। औरत के चेहरे पे एक काफ़ी प्यारी स्माइल थी, और वह दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। राकेश को वह एक तरफा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन उसकी एज को भी वह ध्यान में रखते हुए उससे नॉर्मली बातें करता रहता है कि मैडम, आपको फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है क्या? क्या काम है आपको मुझसे? तो जो पास में जो औरत खड़ी रहती है ना, वह उसे नॉर्मल बातें करती रहती है कि तुम मेरी भी एक दो फ़ोटो क्लिक कर दोगे क्या? तो राकेश उसको हाँ बोलता है, और उसकी एक दो फ़ोटो क्लिक कर देता है। अब ऐसे उन दोनों की बातें स्टार्ट होती है। नॉर्मल बातें थी वो, कोई ज़्यादा इतनी फ्रेंडशिप जैसी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं। फिर कुछ 10-15 मिनट बाद में जो औरत थी ना, उस औरत की जो परछाई थी, या कह सकते हैं तस्वीर थी, राकेश के मन में ऐसे बस चुकी थी कि राकेश को वो औरत फिर से दिख जाए, उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो औरत होती है ना, 10-15 मिनट बाद में राकेश के पास आती है, और उसके हाथ में एक मिठाई का थोड़ा बहुत डब्बा था, जो कि शादियों में मिठाई वगैरह खाने के लिए होता है ना, उस तरह का डब्बा था। और वो जो औरत थी ना, उसने कुछ 1-2 मिठाइयाँ लाई थी और उस डब्बे के अंदर, और वह जस्ट राकेश के पास आती है, और राकेश उसको देख के खुश भी हो जाता है, क्योंकि मन ही मन उसको देखने के लिए वह थोड़ा बहुत तरस भी रहा था। अब इसके बाद में राकेश को जैसे ही वो मिठाई खिलाती है ना, क्योंकि राकेश को उसने वो मिठाई खाने के लिए ऑफ़र की थी, तो राकेश भी ऐसे ही नॉर्मली उस मिठाई को उठा के खा लेता है। और उस मिठाई को खाने के कुछ मिनटों के बाद में ही राकेश को एक अजीब-सी चीज़ महसूस होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ उसके ऊपर प्रेशर जैसा डाल रही है। अब इसके बाद में उसके शरीर के अंदर से ऐसी बेचैनी-सी लग रही थी उसको, जैसे कि जो औरत उसको मिठाई देने के लिए आई थी, ये वही औरत थी ब्लैक साड़ी वाली, जिसको कि शादी के अंदर राकेश ने फ़ोटो वगैरह क्लिक की थी, वही थी ये औरत। तो उसी ने उसको ये मिठाई भी खिलाई थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद में जो राकेश होता है ना, उसको काफ़ी अजीब-सी बेचैनी आने लग जाती है। अब उसका मन ऐसे कर रहा था कि जो औरत ब्लैक साड़ी में थी उस शादी के अंदर, कैसे भी करके उसको देखना ही है। अब ये चीज़ें इतनी हद तक जा चुकी थी कि वह शादी के अंदर जो उसका काम था वीडियो बनाने का, फ़ोटोग्राफ़ी करने का, राकेश उस चीज़ को छोड़ के बस उसी शादी के अंदर उस औरत की तलाश करता रहता है, काली साड़ी वाली की, और उसी को ढूँढता रहता है। राकेश को जब शादी के अंदर कोई और देखे, तो ऐसा लग रहा था कि ये इतना तेज़ी से कहाँ दौड़ रहा है, क्योंकि राकेश काफ़ी तेज़ी से उस पूरी शादी के अंदर उसी काली साड़ी वाली औरत को ढूँढने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी-सी तलाश करने के बाद में जो ब्लैक साड़ी वाली औरत थी ना, वह एक पिलर के पास में खड़ी हुई थी, वहीं मैरिज गार्डन के अंदर। और जैसे ही राकेश की निगाह उस औरत के ऊपर पड़ती है ना, तब जाके ऐसा लग रहा था कि राकेश को उसकी मंजिल मिल चुकी थी। उसके मन में जो बेचैनी थी उस औरत को देखने की, शायद वह पूरी हो गई थी।
और जैसे ही राकेश की निगाह उस औरत के ऊपर पड़ती है ना, वह वहीं पे ही ठहर जाता है। उसको कोई और दिख ही नहीं रहा था उस पूरी शादी के अंदर, वह सिर्फ उसे ही घूरे जा रहा था, स्माइल पास कर रहा था और उसको देख के काफ़ी खुश भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश को एक सच्चा प्यार हो गया उस औरत से और वह उसको देखने के लिए मरा जा रहा है। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डार्क हो रही थी क्योंकि जो औरत थी ना ब्लैक साड़ी में, उसकी उम्र राकेश से डबल ही थी ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी ये चीज़ें राकेश को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी उस शादी के अंदर। ऐसा लग रहा था कि राकेश का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है खुद के ऊपर। वह बस उस औरत को कैसे भी करके देखना चाह रहा था। अब ऐसा नहीं है कि राकेश मरे जा रहा था उस औरत को देखने के लिए, वो इस चीज़ को इग्नोर भी कर रहा था। उसके अंदर ही मन में ये बात पूरी तरीके से वह सोच भी रहा था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करने आया था, वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन ये औरत मेरे ज़हन में ऐसे बसती क्यों जा रही है? क्यों मुझे ऐसे बेचैनी हो रही है कि मैं बस इस औरत को ही देखते रहूं। अब ये चीज़ें राकेश को उस समय पे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन पूरी शादी के अंदर वो औरत जब जब उसकी आंखों से ओझल हो रही थी ना, राकेश उस जगह पे ठहर ही नहीं पा रहा था। जैसे ही वो औरत कहीं से भी वापस उसकी आंखों के सामने आ जाती है, तब जाके उसकी सांस में सांस आती है। और वो चीज़ इसको राकेश को गलत भी लग रही थी कि यार उसकी एज कहाँ और मेरी एज कहाँ, और मैं क्यों एक ऐसी औरत के पीछे जा रहा हूँ जो कि मुझसे काफ़ी बड़ी भी है, और मुझे क्यों उसको देखते ही ऐसा अजीब सा लग रहा है और मैं उसको देखे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। राकेश अंदर ही अंदर ये सारी बातें सोचता भी जा रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के परे राकेश को उस औरत को देखने का जो ख्याल था वह खत्म ही नहीं हो रहा था। काफ़ी समय तक राकेश यही चीज़ें करता रहता है, लेकिन फिर भी जो राकेश था ना, उसने अपने नॉर्मल काम को पूरा किया और उस शादी को कंप्लीट करके वह वहाँ से घर आ जाता है। रात के करीब 12 बज चुके थे, उसको घर आने में थोड़ा टाइम भी लग चुका था, और वो रास्ते में जब बाइक चला रहा था ना, तब भी उसके मन ही मन में वह औरत की तस्वीर घूम रही थी। उसको ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे कि वह उस औरत को देखे बिना रह ही नहीं सकता। अब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डार्क होती जा रही थी कि राकेश को अपने ऊपर यकीन तक नहीं हो रहा था कि मुझे एक ऐसी औरत पसंद आ गई है जो कि मुझसे इतनी बड़ी है। अब जैसे ही वह घर पे पहुंचता है, घर पे उसके घर वाले पूछते हैं कि खाना वाना खा के आ गया क्या, तुम शादी में गए थे? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं खाना भी खा के आ गया, मैंने सारा काम कर भी लिया है अपना, अब मैं कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में जो राकेश है ना, वह कमरे में सोने के लिए चला जाता है। कमरे में सोने के लिए जाने के बाद में वह बेड पे जैसे ही लेटता है, उसको नींद नहीं आ रही थी और वह कुछ सोचे जा रहा था, और उस वक्त भी वो ब्लैक साड़ी वाली औरत ही उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। अब उसको याद आया कि उसने 2-3 तस्वीरें क्लिक की थी। अब वो कैमरे को ऑन करता है और उन तस्वीरों को घूरता ही जा रहा था, जूम किए जा रहा था, और उस औरत की जो चेहरे की स्माइल थी उसको देखे जा रहा था। राकेश को कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत गलत तो लग रही थी, लेकिन उसका खुद पे काबू ही नहीं था। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हुई हो रही है ना राकेश के साथ में, वह उसके लिए भी एकदम न्यू थी। उसको भी नहीं पता चल रहा था कि ये मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं उस औरत की तस्वीर देखता हूँ तब तो मुझे सुकून रहता है, एकदम मैं शांत रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस औरत की तस्वीर देखना बंद करता हूँ तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों होने लग जाती है। मेरा ऐसा मन क्यों करता है कि मैं उस औरत की तस्वीरें देखता ही रहूँ। ये चीज़ें काफ़ी दिनों तक चलती रही, और वो जो औरत थी ना, वह राकेश के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। एक समय ऐसा आ चुका था कि राकेश का जो काम था ना वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी का, उसके अंदर भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने इस शादी के बाद में 1-2 शादियों के ऊपर और भी जाके फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की, लेकिन वहाँ पे उसका जो काम था एकदम ख़राब होता जा रहा था। उसको किसी की तस्वीरें क्लिक करना अच्छा ही नहीं लग रहा था, और उसका जो काम के ऊपर पहले जो मन लगा करता था, वह अब नहीं लग रहा था। इसी वजह से राकेश को जो स्टूडियो था जिसके अंदर वह काम कर रहा था, उसके मालिक से भी उसने 1-2 डाँट सुनी थी, और उसको फिर भी इन सब चीज़ों से शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और जो राकेश था ना, बस चुपचाप रहने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के अधीन हो चुका है। अब वो उस जो औरत की तस्वीर उसकी आँखों में घूम रही थी, वह उस औरत का पता करने की कोशिश करता है।
अब इसके बाद में क्या होता है, वह पता करता रहता है, लेकिन उसको उस औरत की सिर्फ उसके जो कैमरे में तस्वीर थी वही थी, उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था। और शायद राकेश था ना उस औरत के पीछे जैसे पागल हो रहा था ना, वैसा शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। और राकेश के लिए भी ये चीज़ काफ़ी नई थी। अब ये चीज़ें होती जा रही थी और अचानक से उनके घर वालों को भी, राकेश के घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि ये हमारा बेटा इतना बदल क्यों गया है। क्योंकि पहले जो डिसिप्लिन में रहा करता था राकेश, अब उसकी लाइफ में डिसिप्लिन जैसे ख़त्म ही हो गया है। वो अपनी लाइफ को लेके इतना ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो गया है कि ना तो उसके काम पे ध्यान था और ना ही अपनी फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई उसका कोई ध्यान नहीं था। कमरे के अंदर बैठा रहता था और बस अपने दरवाजे को बंद रखता था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में उसके घर पे जो उसकी मम्मी थी ना, वह जाके राकेश से पूछती है और राकेश चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है। उसकी मम्मी जाके उसे पूछती है कि तुमको क्या हो गया? तो जो राकेश था ना, अपनी मम्मी से काफ़ी घुल-मिल के रहना पसंद करता था। जिस वजह से उसकी मम्मा उसे पूछती है कि तुमको क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि जब से तुम उस शादी से लौटे हो ना, तब से तुम काफ़ी अजीब-सी बेचैनी में रहने लग गए। पहले तो तुम खुल के हँसा भी करते थे, अपनी ज़िंदगी को जीते थे, काम भी अच्छे से करते थे। लेकिन तुम्हारे स्टूडियो से भी तुम्हारी जो बॉस था ना, उसकी ने कहा कि तुम्हारा बेटा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई तबीयत वगैरह तो नहीं खराब है ना? ऐसा जो राकेश की मम्मा है ना, उससे पूछती है और राकेश बोलता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक अजीब-सी बेचैनी हो रही है। इसके बाद में राकेश है ना, वह अपने कैमरे के अंदर जो उस औरत की फ़ोटो थी ना ब्लैक साड़ी वाली की, उसकी फ़ोटो दिखाता है। और जो उसकी मम्मा थी ना, वो उससे पूछती है कि ये कौन है? तो राकेश बताता है कि जो वो शादी में गया था ना, तब उसको ये जो औरत है ना, ये दिखाई दी थी। नॉर्मल उसकी 1-2 फ़ोटो भी क्लिक की थी, जैसे कि हर औरत की वह क्लिक करता है शादी वगैरह में। और बाद में जाके है ना, वह अपनी मम्मा को ये सब बातें बताता है कि वहाँ पे ये सब हुआ था और वो 1-2 मिठाइयाँ भी मेरे लिए लाई थी और उस मिठाइयों को खाने के बाद में मुझे एक अजीब-सी बेचैनी हो गई। उम, वो अपनी माँ को बताता है कि मैं उस औरत को एकदम अच्छे से ट्रीट भी कर रहा था, लेकिन जब से उसकी दी हुई जो मिठाई उसने खाई थी ना, उसके बाद से जैसे कि उसको देखे बिना वह अपनी ज़िंदगी को काट ही नहीं सकता, ऐसा उसको लग रहा था। जैसे कि वह उसके पीछे पागल होता जा रहा है। अब उसकी माँ भी सोचती है कि ऐसा क्या हो गया मेरे बेटे के साथ में? तो जब वो डिटेल से बताता है कि ये सब चीज़ें हुई थी और मुझे उसको देखने का इतना ज़्यादा मन किया था, तो जो राकेश की माँ है ना, वह उसको एक मंदिर में लेके जाती है। वहाँ पे जो पुजारी होता है ना, उसके पास लेके जाती है अगले दिन और वहाँ पे जाके जब पंडित जी से पूछती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को? तो पंडित जी सबसे पहले तो उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, उसको धागा बाँधते हैं और सर पे हाथ रखते ही जो पंडित जी होते हैं ना, वह बता देते हैं कि इसके ऊपर किसी ने वशीकरण किया है। अब ये बातें सुन के राकेश जितना ज़्यादा हैरान था, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी मम्मी हैरान हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, जो पंडित जी होते हैं ना, वह बताते हैं कि एक काम करना, तुम कल है ना, इसकी जो तकिया है ना, उसके नीचे एक हरी मिर्च, एक चाकू और एक नींबू को रखना। जब ये सो जाए और सुबह होते ही, सुबह 6 बजे के आसपास में उन सभी चीज़ों को मेरे पास लेके आना और अपने बेटे को भी लेके आना। तो वहाँ पे अगले दिन राकेश की मम्मा ये सब चीज़ें करती है और राकेश को भी और उस सामान को भी जिसके बेड के नीचे उसने सिरहाने के नीचे रखा था, उन सबको लेके पंडित जी के अगले दिन पास में जाती है। जैसे ही वो पंडित जी के पास जाती है, वहाँ पे जाने के बाद में पंडित जी सबसे पहले तो उस चाकू से उसी नींबू को काटते हैं और नींबू का कलर एकदम, जैसे हमारे यहाँ तो नींबू काटते हैं तो वो एकदम पानी जैसा निकलता है, उसके अंदर से एकदम ब्लड जैसा निकल रहा था, जैसे कि उसके अंदर पूरी तरीके से खून भरा हो। अब ये चीज़ें होते ही देख के जो पंडित जी होते हैं ना, वह बता देते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर काफ़ी खतरनाक वाला वशीकरण किया गया है और ये उसी औरत ने किया है, काली साड़ी वाली ने। वह चाहती है कि तुम्हारा बेटा उसके पीछे पागल हो जाए और उसको ढूंढने की कोशिश करे। अब ये चीज़ें होती है तो जो राकेश की मम्मा होती है ना, वह पंडित से पूछती है कि मेरे बेटे को इस चीज़ से कैसे भी करके मुझे बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँ कि ये बाहर आ जाए इस सब चीज़ों से और इसका जो वशीकरण है वह टूट जाए। तो जो पंडित जी होते हैं ना, वह बताते हैं कि एक काम करता हूँ, जो पंडित जी होते हैं ना, वह बताते हैं कि मैं तुमको एक धागा दूंगा, तुम उस धागे को अपनी जो बेटा है ना उसकी बाजू पे बांध देना। उसके बाद से तुम्हारे बेटे के धीरे धीरे ये वशीकरण टूटता जाएगा। और एक और काम करना है, हर एक दिन तुम्हारे बेटे को मंदिर में आना है, भगवान जी के पास धोख आना है और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जो राकेश होता है ना,
ऐसे ही करता है। और कुछ ही दिनों के बाद में राकेश उस औरत को धीरे धीरे करके बोलता जाता है। और ये जो एक्सपीरियंस था ना राकेश का, उसकी लाइफ का सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था। उसको सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी औरत के पीछे कैसे जा सकता हूँ जो औरत मुझसे कई साल बड़ी है। अब ये चीज़ें उसको जब पता चली ना कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ था, तब जाके उसको यकीन हुआ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा डरावनी, कितनी डार्क होती है, कि हर किसी की लाइफ को किस एंगल में चेंज कर देती है, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। बाकी ये थी राकेश की कहानी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और ऐसी और भी हॉरर हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।